जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल एजुकेशन यात्रा बाई जेके सर क्लासेस नंबर पहले का नंबर फर्स्ट के का में कहता है 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। विलयन की मोललता की गणना करनी है। इसमें 5 ग्राम NaOH विलयन था, दिया था 5 ग्राम NaOH विलयन, जिसमें से विलेय की मात्रा को स्मॉल w से प्रदर्शित करूंगा। कैपिटल G निकालेंगे NaOH का अणुभार। NaOH के अणुभार को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अणुभार निकालने के लिए सोडियम का अणुभार होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1, इसमें 6 3 9 1 कितना हो गया 10, 2 1 3 1 4, अर्थात m का मान आ गया कितना बेटा 40। आगे कह रहा था 450 ml विलयन V बराबर दिया था 450 ml विलयन दिया था। ठीक, अब इसमें आयतन पता है, अणुभार पता है और इसमें मात्रा पता है विलेय की। अब निकालते हैं मोललता। तो मोलरता बराबर फार्मूला होता है मात्रा बटे अणुभार गुणे आयतन और मल्टीप्लाई में 1000। ठीक बेटा, मात्रा स्मॉल w बराबर 5 ग्राम दी गई है। स्मॉल m का मान दिया गया है 40 गुणे आयतन दिया गया 450 गुणे कितना हो जाएगा बेटा 100। 5 8 40 हो गया, 1000 था, इसमें इसका मल्टीप्लाई हो गया। 5 से काटो 20 5 100, 5 नाम 45, 5 से काट दो 5 को 20 और 4 से काटो 4 5 20 और 4 दूनाई 8, इसमें 9 दूना कितना हो जाएगा 18, 5 बटे कितना आ गया 18। अब इसमें इसका डिवाइड करेंगे, 18 का भाग देना है 5 में, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया, 18 दूना 36, 18 तिया 54, तो 18 दूना कितना हो जाएगा 36, यहाँ पर कितना आया 4, यहाँ पर बचा 1, 0 आ गया, 18 पंच 90, 18 छक्के 108, 18 सत्ते 126, 18 144 हो जाता। यहाँ पर आया 4, यहाँ पर कितना बचा 3, 3 में 2 गया 1, दशमलव लगा दिया, फिर से 7 बार जाएगा, लगभग इस पर आएगा 0.77 कुछ आता, तो इसको 0.277 आता ना, तो इसमें 8 लिख सकते हैं। आंसर आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स, ये आ गई इसकी मोलरता। ठीक बेटा, मोलरता हमने फाइंड कर दिया। इस पर ऑप्शन नंबर सही होगा 0.275 मोल लीटर इनवर्स। ठीक, अगले क्वेश्चन में पहले का खा में कहता है संकुल K3CO2O4 का होल थ्राइज में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। किसकी बेटा ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है? कोबाल्ट की। ठीक, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या फाइंड करने के लिए अब इस पर आते हैं। ये पहले का हमने लगाया था, अब आते हैं पहले के खा में। ठीक, पहले का खा क्या कर रहा है K3CO2O4 का होल थ्राइज में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, जैसे कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे तो पोटेशियम की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो प्लस की 1 होती है, C2O4 की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो माइनस की 2 होती है। इस पर रखते हैं 3 पोटेशियम थे, प्लस का 1 इसकी होती है, जिसकी निकालना उसको यक्स मानते हैं, प्लस 3 C2O4 की माइनस का 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक, तो इसमें प्लस का 3 प्लस एक्स माइनस 3 दोनों कितना हो जाएगा 6, 6 में 3 घटाओ माइनस का 3, तो यक्स इक्वल टू आ जाएगा कितना बेटा 3। ठीक, जो यक्स इक्वल टू हमने 3 निकाला, ये इसकी क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन नंबर, किसकी बेटा CO की। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर इस पर आती है प्लस की 3। ठीक, कौन सी बेटा प्लस की 3। अब आगे आते हैं, ऐसा संकर्ण तत्व जिसमें परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती हैं। इसमें
ये जो स्कैंडियम होगा, स्कैंडियम में परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाता। इसी प्रकार जो Zn होता है, Zn भी परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाता है। ठीक है, ध्यान देना। अगले पर आते हैं, यौगिक जिसमें क्षारीय प्रबल सबसे अधिक है। घ नंबर में यौगिक जिसमें क्षारीय प्रबल सबसे अधिक है, जो तृतीय के मीन होता है CH3 का होल थ्राइस इंटू N, यह सबसे अधिक क्षारीय होता है। ठीक, अब आगे आते हैं, यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है, डाइसैकेराइड जो सेलुलोज होता है वो डाइसैकेराइड नहीं होता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक की पहचान टालन अभिकर्मक से की जाती है? इसमें जो एल्डिहाइड समूह होता है, एल्डिहाइडों की पहचान टालन अभिकर्मक से की जाती है। ठीक, टालन अभिकर्मक से होती है। ठीक है, एल्डिहाइड। अगला कह रहा था 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 को 450 ग्राम जल में विलय किया गया। निम्नलिखित में गणना कीजिए विलयन की हिमांक में अवनमन। विलयन का ग्लाइकॉल जो होता है वो विलय होता है। विलय की मात्रा को स्मॉल w से प्रदर्शित करता हूँ, 30 ग्राम दिया गया है। ठीक बेटा, एथिलीन ग्लाइकॉल दिया गया है C2H6O2 का सबसे पहले हम निकालेंगे अणुभार। ये विलय का होता है तो स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका अणुभार फाइंड करने के लिए कार्बन का अणुभार 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन का बेटा 1 होता है, 6 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक, अब इस पर m बराबर 12 दूना कितना हो जाएगा 24 प्लस 6 प्लस 16 दूना कितना हो जाएगा 32। अब इसको टोटल अगर फाइंड करते हैं तो 6 4 10 2 12 के 2 हासिल लगा 1 3 2 5 1 6 62 आ गया m का मान। ठीक, आगे कह रहा था 450 ग्राम जल में विलय किया गया। विलय तुम्हारा जल जो होता है तुम्हारा विलायक होता है। विलायक की मात्रा को कैपिटल W से प्रदर्शित किया, 450 ग्राम दिया गया। ठीक है, अब इसमें विलयन के हिमांक की गणना करनी है। विलयन के हिमांक की गणना करनी है। ठीक है, अवनमन नहीं, विलयन के हिमांक के अवनमन की गणना करनी है। तो इसमें फार्मूला बताए थे, डेल्टा TF बराबर होता है KF गुणे स्मॉल w गुणे 1000 बटे स्मॉल m गुणे कैपिटल W। आगे आते हैं बेटा, इसमें इस क्वेश्चन में यहाँ पर KF जो है, KF का मान नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर हमें याद रखना पड़ेगा एथिलीन ग्लाइकॉल के लिए जो KF होता है उसकी वैल्यू होती है 1.86। कितनी होती है बेटा 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब इसमें सभी की वैल्यू रखते हैं तो डेल्टा TF बराबर फाइंड करेंगे KF बराबर 1.86 गुणे स्मॉल w का मान दिया गया है 30 ग्राम गुणे 1000 बटे में आएगा स्मॉल m का मान दिया गया बेटा 62 और कैपिटल W का मान 450। ठीक, इनमें इसको कुछ कैंसिल करते हैं, 0 0 कैंसिल कर दिया। ठीक, इसके दशमलव हटाया, 2 0 बढ़ा दिया, दशमलव हट गया, 0 0 क्या हो गया कैंसिल। अब इसमें इसको अगर कैंसिल करते हैं तो ये कितनी बार में जाएगा 3 बार में, 3 से इसको 3 त्रिका 9 हो गया, तो 9 पन्ना कितना आ गया 45। तो डेल्टा TF बराबर बचा 10 बटा कितना बेटा 5। तो डेल्टा TF बराबर निकला, जो डेल्टा TF बराबर निकला वो निकलता है 2 केल्विन। इसमें आ गया बेटा ये केल्विन में, ये आ गया 2 केल्विन, डेल्टा TF का मान आ गया। ये पहले पार्ट का सॉल्यूशन था। कौन से पार्ट का था ये? पहले पार्ट का। हम दूसरे का ये डिस्कशन कर रहे थे का नंबर, दूसरे का कौन सा सवाल था का नंबर। ठीक, जिसमें हमने डेल्टा TF का मान निकाला 2 केल्विन। ठीक, अब इसके बाद विलयन दूसरे पार्ट में कह रहा था विलयन का हिमांक। देखो इसमें दूसरे पार्ट में पहले विलयन के हिमांक में अवनमन ज्ञात करना था, फिर इसके बाद कर रहा था विलयन का हिमांक ज्ञात करना। विलयन का हिमांक के बराबर होगा विलयन का
हिमांक बराबर इसमें जो विलेय का लेंगे हिमांक, तो विलेय का हिमांक लेने के लिए 273.15 लेंगे, माइनस कितना आ जाएगा 2, तो इसमें इसको घटाएंगे तो 271.15 केल्विन आ जाएगा। ये किसका हिमांक आ गया? विलेयन का हिमांक। ठीक, ये आ गया विलेयन का हिमांक। चलो अगले क्वेश्चन पर आए। कह रहा था निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। नंबर 1 मोल अंश और मोललता की हमें क्या लिखनी है? परिभाषा लिखनी है। सबसे पहले आते हैं मूल अंश में। मोल अंश की डिफिनीशन क्या होती है? मोल अंश को ही मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है बेटा, मोल प्रभाज की परिभाषा में आया हम क्या कह रहा है? मोल प्रभाज की परिभाषा, मोल प्रभाज को मोल अंश भी कहते हैं। ठीक, तो विलयन में विलेय या विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल ग्राम अणुओं की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज विलेय या विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या अब विलयन के कुल ग्राम अणुओं की संख्या के अनुपात के क्या होता है बेटा? ये बराबर होता है। ठीक, तो इसमें आते हैं विलेय के मोल। विलेय के मोल बराबर होता है विलेय के मोल अब बटे विलेय प्लस विलायक के मोल। यदि विलेय के मोल को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करें, विलायक के मोल को विलेय के मोल को स्मॉल एन से, अब विलायक के मोल को कैपिटल एन से, तो विलेय के मोल प्रभाज बराबर फार्मूला हो जाएगा स्मॉल एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन। जहां विलेय के मोल होते हैं विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार स्मॉल एन बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, तो विलायक के मोल कैपिटल एन बराबर कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम मान लिया। ठीक, एक लेटेस्ट कंसीडर होते हैं। ठीक है, तो विलेय के मोल प्रभाज स्मॉल एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन, स्मॉल एन की जगह ये वैल्यू रखोगे डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम और कैपिटल एन की जगह कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। जहां देखो स्मॉल डब्ल्यू बराबर विलेय की मात्रा, स्मॉल एम बराबर विलेय का अणुभार, स्मॉल डब्ल्यू बराबर विलेय की मात्रा, कैपिटल एम बराबर विलायक का अणुभार। ठीक, इसी प्रकार यदि हम विलेय के बाद विलायक के मोल अगर लिखना चाहते हैं तो स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम कैपिटल नहीं स्मॉल एन बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, तो विलायक के मोल बराबर फार्मूला हो जाएगा कैपिटल एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन। ठीक, तो इसके लिए जो फार्मूला फाइंड करेंगे, इस पर फार्मूला जो प्राप्त होगा विलायक के मोल प्रभाज कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम अपॉन स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। विलेय के मोल प्रभाज प्लस विलायक के मोल प्रभाज कितने होता है? 1। अर्थात इसमें जो भी विलेय और विलायक के मोल प्रभाज अगर इनका योग करते हैं तो ये किसके बराबर होता है? 1 के। तो किसी एक के मोल प्रभाज निकालेंगे विलेय विलायक के, तो हमेशा 1 से क्या आते हैं? कम आते हैं। ठीक, चलो आते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या कर रहा था? फाइंड करना था, डिफिनीशन बतानी थी मोललता की। किसकी बेटा? मोललता की डिफिनीशन बतानी है। मोलरिटी में आते हैं। चलो ठीक है, मोललता किसे कहते हैं? इसमें 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोललता बराबर विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या बटे विलयन का किलोग्राम में भार। ठीक, तो मोललता बराबर ग्राम अणुओं की संख्या बराबर होता है विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार, और इसमें विलयन का किलोग्राम में भार दिया गया है। तो इसमें मात्रा को हमने प्रदर्शित किया विलेय की मात्रा को स्मॉल डब्ल्यू से, अब विलेय के अणुभार को स्मॉल एम डैश से गुणे कैपिटल डब्ल्यू मान लिया। इसमें ये ग्राम में है, अगर इसको किलोग्राम में है, अगर इसको ग्राम में लेना चाहते तो 1000 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। जहां स्मॉल डब्ल्यू बराबर विलेय की मात्रा, एम डैश बराबर विलेय का अणुभार और कैपिटल डब्ल्यू बराबर विलायक की मात्रा। ठीक, गा क्वेश्चन गा नंबर में कह रहा दूसरे में लैंथेनाइड आकुंचन क्या है? लैंथेनाइड आकुंचन के प्रभाव की विवेचना कीजिए। ठीक, आते हैं लैंथेनाइड आकुंचन में। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा है। ठीक, लैंथेनाइड आकुंचन या संकुचन या आकुंचन क्या है? लैंथेनाइडों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ
उनके परमाणुओं तथा आयनों के आकार में कमी होती है, इसे लैंथेनाइड संकुचन या आकुंचन कहते हैं। इसका कारण क्या होता है? इसमें लैंथेनाइडों में आने वाला नया इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में ना जाकर के N-2 F उपकोश में प्रवेश करता है, अतः इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण बल में वृद्धि होती है, जिससे परमाणु अथवा आयन संकुचित हो जाता है। लैंथेनाइड संकुचन का प्रभाव क्या है? पहला प्रभाव हमने लिखा, लैंथेनाइड संकुचन के कारण इसके रासायनिक गुणों में बहुत कम परिवर्तन होता है, अतः इन्हें शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना अत्यधिक कठिन होता है। अब आते हैं अन्य तत्वों के गुणों का प्रभाव। अन्य तत्वों के गुणों के प्रभाव में लैंथेनाइड संकुचन का लैंथेनाइडों से पूर्व आने वाले तथा इसके बाद आने वाले तत्वों के आपेक्षिक गुणों का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठीक, जैसे Ti तथा Zn के गुणों में भिन्नता होती। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरे का घा। ठीक, कह रहा था FeNH3 का होल ट्वाइस Cn का होल 4 के ज्यामितीय समअवयवों की संरचना दर्शाइए। अब इसमें हम संरचना में आते हैं। इसकी संरचना में ज्यामितीय समअवयवों की संरचना आप दर्शा रहे हैं, देखते हैं। इसमें दिया गया था FeNH3 का होल ट्वाइस Cn का होल 4 माइनस में ज्यामितीय समयोता दर्शानी थी। ठीक, अब इनमें समयोता जब दर्शाते हैं तो इस पर आएंगे। Fe इसमें केंद्रीय धातु परमाणु होगा, यह NH3 और Cn इसके क्या होंगे? लिगेंड होते हैं। तो इस पर Fe जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा, इस केंद्रीय धातु परमाणु के साथ NH3 होगा और NH3 होगा और इसके साथ Cn लगे होंगे। ये इसमें Cn इसके साथ लग गए। ये जो हुआ शेष रूप होता है इसका समपक्ष। समपक्ष रूप, इसको शेष रूप के नाम से जाना जाता है। अगर इसका विपक्ष रूप बनाएंगे तो FeNH3 और इसका जो NH3 होगा इसके अपोजिट होगा 90 अंश पर, और यहाँ पर हम लगा देंगे Cn। एक Cn और लग गया, इधर आ जाएगा Cn और ये Cn, चारों Cn हैं और इसमें माइनस चार्ज, तो ये हो जाएगा विपक्ष रूप। ये हो गया शेष रूप और ये हो गया ट्रांस रूप, इसको विपक्ष रूप भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये हो गए इसके ज्यामितीय समअवयवियों की संरचना। FeNH3 का होल ट्वाइस Cn4 माइनस के ज्यामितीय समअवयवी। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरे का में तीसरे का कहता है CH3 के मुक्त मूलक क्लोरीन से बनने वाले सभी संभावित मोनोक्लोरो संरचनात्मक समअवयवियों को पहचानिए। ठीक है, अब इसमें क्लोरीन से जो भी संभावित समअवयवी बनेंगे उन्हीं समअवयवियों को अब हम इस पर दर्शाना है। इनको दर्शाने के लिए क्वेश्चन नंबर आते हैं। इसमें अगला क्या कहता, तीसरे का है। ठीक, इसमें दिया गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 के मुक्त मूलक क्लोरीन से बनने वाले समअवयवी बनाना है। तो पहला जो समअवयवी बनाते हैं CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक हाइड्रोजन हटा कर के इसकी जगह क्लोरीन लगा दिया गया। इसका यदि नामकरण करते हैं तो क्लोरो 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा
क्लोरोब्यूटेन। ठीक, अगला अगर इसका समअवयवी बनाते हैं तो CH3 CH2 CH Cl लगा दिया और CH3। अगर इसका नामकरण करते हैं तो 2 क्लोरो ब्यूटेन, क्या नाम हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसी प्रकार यदि अगला एक और समअवयवी बनाते हैं तो CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl। ठीक, अगर इसका नामकरण करते हैं तो इसके नामकरण में 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार यदि एक और समअवयवी बनाते हैं CH3CH3Cl, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक, ये इसके संभावित समअवयवी हमने बनाए इसके। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरे का कहता था, हाँ तीसरे का खा नंबर में, तीसरे का खा नंबर कहता है फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, कारण सही समझाइए। ठीक, फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, इसको अब हम देखते हैं। इस पर चलो आंसर पर आते हैं। फिनाल का, यदि ये फिनाल का फार्मूला है, यदि बेंजीन पर OH लगा देते तो ये इसका फिनाल कहलाता है। जब इसका जल अपघटन कराते हैं तो ये फिनाक्साइड आयन एक बनाता है और क्या बनाता है, इस पर H+ आयन में टूट जाता है। ठीक, ये फिनाक्साइड आयन और H+ आयन पाए जाने, ये H+ आयन पाए जाने के कारण ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। ठीक, कारण इसका क्या, फिनाल को जल में घोलने पर H+ आयन तथा फिनाक्साइड आयन देता है। ठीक है, कौन सा आयन देता है बेटा, फिनाक्साइड आयन देता है, जो अनुनाद के कारण स्थायी होता है। ये क्या होता है, अनुनाद के कारण क्या होता है, स्थायी हो जाता है, इसलिए फिनाल अम्लीय गुण दर्शाता है। जबकि एथिल अल्कोहल में आते हैं, इसका फार्मूला C2H5 होता है। ठीक, एथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। इसमें मीठी गंध होती है, इसका उपयोग पेय पदार्थों के रूप में भी किया जाता है। जबकि अल्कोहल को जल में घोलने के फलस्वरूप इसका H परमाणु बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक, इसलिए यह अम्लीय गुण अम्लीय नहीं होता है और उदासीन की भांति व्यवहार करता है। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। अगला क्वेश्चन इस पर दे रहा था, निम्नलिखित में से विभेद करना था एस्टल्डिहाइड तथा एसीटोन में, आइसोफेनोन तथा बेंजोफेनोन में। क्वेश्चन नंबर है इसका तीसरे का ग, विभेद करना था इसमें एस्टल्डिहाइड तथा एसीटोन। एस्टल्डिहाइड तथा एसीटोन में विभेद करना है। इस पर आते हैं परीक्षण पर, आइडोफार्म परीक्षण पर। आइडोफार्म परीक्षण पर ध्यान देने इधर, जो एस्टल्डिहाइड होता है या एसीटोन पहले लेते हैं, CH3COCH3 जो होता है, यह I2+ NaOH के साथ यदि इसकी क्रिया कराई जाती है तो यह CHI3+ NaI प्लस CH3COONA प्लस H2O में देता है, अर्थात ये आइडोफार्म बनाता है। ठीक, तो इसमें लिखेंगे कि एसीटोन जो होता है, एसीटोन यह I2 और NaOH के साथ क्रिया करके आइडोफार्म परीक्षण देता है। जबकि एस्टल्डिहाइड जो होता है, CH3CHO की जब रिएक्शन I2+ NaOH के साथ कराते हैं, NaOH के साथ कराते हैं, तो यह कोई अभिक्रिया नहीं देता है।
कोई अभिक्रिया नहीं देता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एसिटाल्डिहाइड जो होता है आइडोफार्म के साथ कोई अभिक्रिया नहीं देता, जबकि एसीटोन आइडोफार्म के साथ अभिक्रिया देता है। ठीक, अगला दूसरा था इसमें एसिटोफिनोन तथा बेंजोफिनोन। एस्टोफिनोन तथा बेंजोफिनोन में आते हैं इस पर एस्टोफिनोन और बेंजोफिनोन में। ठीक, एस्टोफिनोन तथा बेंजोफिनोन में एस्टोफिनोन C6H5COCH3 में सिंगल बॉन्ड CO समूह पाए जाते हैं, जिस कारण से यह आइडोफार्म परीक्षण देता है, जबकि बेंजोफिनोन C6H5CO C6H5 में सिंगल बॉन्ड COCH3 समूह नहीं पाया जाता है, अतः यह आइडोफार्म परीक्षण नहीं देता। रिएक्शन अगर लिखेंगे तो C6H5COCH3 प्लस I2 प्लस NaOH रिएक्शन CHI3 अर्थात ये आइडोफार्म दिया, प्लस Na प्लस C6H5ONa सोडियम इसमें देता है, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस H2O बाहर निकल जाता है। ठीक, तो ये इसका था आइडोफार्म एसिटोफिनोन बेंजोफिनोन में क्या था, ये विभेद। ठीक, अगला क्वेश्चन आते हैं, कह रहा था न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है समझाइए। क्वेश्चन दिया था घ नंबर तीसरे का घ नंबर न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है समझाना था। ठीक, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या है। ठीक है, अब आगे आते हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोसाइड में सर्वप्रथम आते हैं न्यूक्लियोसाइड में क्वेश्चन था इसमें तीसरे का घ नंबर, तीसरे के घ में न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड क्या है, इनमें न्यूक्लिक अम्ल के न्यूक्लिक अम्ल के दो आधारीय घटक होते हैं पेंटोस शर्करा तथा पेंटोस शर्करा तथा एक नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, इस पर लिखेंगे नाइट्रोजनी क्षारक प्लस पेंटोस शर्करा मिलकर के बनाते न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। दूसरा आते हैं न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोटाइड क्या है, इनमें न्यूक्लिक अम्लों के इसमें न्यूक्लिक अम्लों के
3 घटक अर्थात H3PO4 फास्फोरस अम्ल, पेंटोस शर्करा तथा एक नाइट्रोजनी क्षारक होता है। नाइट्रोजनी क्षारक प्लस पेंटोस शर्करा प्लस H3PO4 मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाते हैं इसमें? न्यूक्लियोटाइड। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के का में। विलयन को परिभाषित कीजिए। किसी विलयन के सांद्रता को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, समझाइए। ठीक, विलयन की परिभाषा में आते हैं हम। विलयन की परिभाषा में दो या दो से अधिक पदार्थों द्वारा बने समंगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे शरबत, नींबू पानी आदि। किसी भी विलयन के मुख्यतः 2 अवयव होते हैं, एक विलायक और क्या होता है? विलेय। विलायक किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जो विलयन में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं विलायक कहलाते हैं। विलेय क्या है? सोल्यूट। ऐसे पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में पाए जाते हैं विलेय कहलाते हैं। एग्जाम्पल, नींबू और जल के विलयन में जल विलायक, नींबू क्या है? विलेय। ठीक, अगलाते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक। हाँ, विलयन की सांद्रता को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं? तो पहला नंबर आएगा द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा नंबर आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत। तीसरा नंबर है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। चौथा नंबर है पार्ट प्रति विलयन। पार्ट्स प्रति विलयन। पार्ट प्रति विलयन। नंबर 5 मोललता। नंबर 6 मोलरता। नंबर 7 मोल अंश। नंबर 8 नॉर्मलता। नॉर्मलता। अगले क्वेश्चन में आते हैं। किसी वैद्युत अपघटन के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। चालकता की परिभाषा देनी है और मोलर चालकता की। ठीक है, हाँ, चालकता एवं मोलर चालकता। चालकता किसे कहते हैं? किसी विलयन के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता या चालकत्व कहते हैं। इसे C या G से प्रदर्शित करते हैं। C या G बराबर 1/r। चालकत्व या चालकता का जो मात्रक होता है ओम इनवर्स महो या सीमेंस होता है। ठीक,
मोलर चालकता कहते किसे हैं, ठीक है। मोलर चालकता में किसी विद्युत अपघट्ट के उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम अणु या मोल विद्युत अपघट्ट घुला हो आणविक मोलर चालकता कहलाती है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किसी विलयन के V ml आयतन में 1 मोल घुला हो तो म्यू बराबर कप्पा इंटू कितना होता है V बराबर होता है 1000/C या 1000/m। तो म्यू बराबर कप्पा इंटू 1000/C या कप्पा गुणे 1000 कितना हो गया m, जहां म्यू को मोलर या आपेक्षिक चालकता, C को विलयन की सांद्रता, m को मोलरता कहते हैं, ठीक। अगले इसी में मोलर चालकता के कुछ मात्रक हैं। मोलर चालकता के मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स महो सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स और सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये किसके मोलर चालकता के क्या हैं, मात्रक। अब इसमें सांद्रता के साथ परिवर्तन की विवेचना करनी है। इसमें इसके सांद्रता के साथ विवेचना की गणना करने के लिए सांद्रता के साथ परिवर्तन में विवेचना क्या होता है, वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता में परिवर्तन के साथ साथ चालकता एवं मोलर चालकता दोनों में परिवर्तन होता है, ठीक। चालकत्व की सांद्रता घटाने पर घटती है क्योंकि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में आयन की संख्या कम होती